मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। आज जो अपन यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके जीएसटी के अंदर जो स्टेटरी अपडेट आए हैं नवंबर 22 एग्जामिनेशन के लिए, उनको यहां पर अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने जो आपके स्टेटरी अपडेट थे वो इनकम टैक्स के आपके ऑलरेडी अपलोड करा दिए गए हैं, तो वो आपके वीएसआई के यूट्यूब चैनल पे और टेलीग्राम ग्रुप पे आपके अवेलेबल हैं। तो वहां से आपको इनकम टैक्स के आपके जो स्टेटरी अपडेट है और विथ एग्जांपल मैंने आपके अपडेट करा रखे हैं। इसी के साथ साथ आज जो ये मैं लेक्चर कंटिन्यू कर रहा हूं ये आपके जीएसटी से रिलेटेड है, यानी जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। और इसके अंदर जो जीएसटी के अंदर जो आपके स्टेटरी अपडेट आए हैं नवंबर 22 एग्जामिनेशन के लिए, वो काफी इंपॉर्टेंट ये स्टेटरी अपडेट है। मैंने जैसा हमेशा आपको बता रखा है, जो भी आपके स्टेटरी अपडेट आते हैं, तो इंस्टीट्यूट उनको आपके सबसे ज्यादा कवर करता है। तो यहां पर आज मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं आपके स्टेटरी अपडेट, जो कि आपके कहां तक आए हैं 30 अप्रैल अप टू 30 अप्रैल 2022, जो कि आपके एप्लीकेबल होंगे नवंबर 22 एग्जामिनेशन के लिए, और एप्लीकेबल फॉर नवंबर 22 एग्जामिनेशन के लिए। वैसे तो अपन ने जो बुक पढ़ा है, जो अपन ने नोट्स पढ़े हैं, वो सारे अपडेटेड ही हैं, लेकिन आपको पता है कि जीएसटी की काउंसिलिंग की बैठक होती है और उसमें कुछ ना कुछ नए नए अपडेट अभी तक आते जा रहे हैं। तो ये लिमिट के लेकर या कुछ डेफिनेशंस के रिगार्डिंग आपके जो भी जीएसटी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं वो आपके स्टेटरी अपडेट टाइम टू टाइम आपके दिए जा रहे हैं। तो आज अपन इसी चीज को लेकर चल रहे हैं। तो यहां पर सबसे मेजर चेंजेस आया सप्लाई की डेफिनेशंस में। मेजर आपके यहां पर चेंजेस किया सप्लाई की डेफिनेशन में। तो अपन बात कर रहे हैं चैप्टर 2 सप्लाई अंडर जीएसटी। तो वहां पर सप्लाई को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने कहा था कि सप्लाई क्या है। तो कोई भी एक्टिविटी जो सेल्स है, ट्रांसफर है, बाटर है, एक्सचेंज है, लीज है, लाइसेंस है, रेंटल है और डिस्पोजल है, और ये आपके विद कंसिडरेशन है और इन कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के अंदर आपके दिखाई दे रही है। और ये आपके शेड्यूल 3 यानी सेक्शन 72B के बाहर है, तो वो हमारे सप्लाई कंसीडर की जाती है और सप्लाई कंसीडर करते हुए उस पर जीएसटी चार्ज करने के लिए बताता है। लेकिन इसी डेफिनेशन को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया और अब यहां पर सेक्शन 7 के अंदर एक और इंसर्ट कर दिया गया 7AA, जो कि उन्होंने कहा गया कि अब सप्लाई के अंदर यदि कोई भी क्लब है, सोसाइटी है या फिर आपके यहां पर एओपी है, अपने ही मेंबर्स को सप्लाई करता है गुड्स की या फिर सर्विस की, अपने ही मेंबर जो कि इंडिविजुअल है उनको गुड्स की या फिर सर्विस की सप्लाई करता है, तो डियर वो आपके जीएसटी का पेमेंट करने के लिए आपके लायबल हो जाएगा। तो वो भी यहां पर आपके जीएसटी का पेमेंट करने के लिए आपको लायबल बता देता है। पहले वो कहता था कि ये एक ही पर्सन है तो वो दो सेपरेट पर जीएसटी चार्ज होने के लिए मैंने कहा दो सेपरेट पर्सन होने चाहिए, लेकिन यहां पर वो कहता है कि ये एक ही पर्सन दिखाई देता है तो उन पे जीएसटी नहीं लगता था। लेकिन अब यहां पर क्लियरली लॉ के अंदर उन्होंने डिफाइन कर दिया, लॉ ने डेफिनेशन को ही डिफाइन कर दिया कि उस पे भी जीएसटी लगेगा, वो इन्होंने कह दिया। यानी कोई भी एक्टिविटी है, ट्रांजेक्शन बिटवीन ए पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, जैसे एओपी हो गया, क्लब हो गया, सोसाइटी हो गई, एंड द मेंबर जो उसके मेंबर हैं, फॉर कंसीडरेशन किसके साथ होता है, फॉर कंसीडरेशन इंक्लूड इन द स्कोप ऑफ सप्लाई, सेक्शन 7 शेड्यूल 2 सीजीएसटी के अंदर कंसीडर कर लिया गया है। तो यहां पर आपके इसने कहा गया कि ये आपके मेंबर्स को कोई भी कैश में डेफर्ड पेमेंट या अदर वैल्यूएबल कंसीडरेशन के रूप में प्रोवाइड की जा रही है, अदर वैल्यूएबल कंसीडरेशन के रूप में प्रोवाइड की जा रही है, तो उसे अब आपके सप्लाई कंसीडर किया जाएगा। तो यहां पर न्यू क्लॉज इंसर्ट कर दिया, न्यू क्लॉज 7 यहां पर AA के साथ इन्होंने दे दिया। तो यहां पर सब सेक्शन 1 और उसके क्लॉज AA दे दिया 1 जुलाई 2017 से। और उन्होंने ये कह दिया गया कि अब इस तरह से मेंबर्स को जो ये आपके सप्लाई कर रहा है तो वो भी आपके जीएसटी के लिए लायबल माना जाएगा, यानी सप्लाई कंसीडर कर लिया जाएगा। तो यहां पर अभी दिया सेक्शन 7(1)AA, यानी इसको अपडेट कर दिया, सेक्शन 7(1)AA के अंदर इसको अपडेट किया।
क्लैरिफाई दैट द पर्पज ऑफ दिस क्लोज द पर्सन एंड इट्स मेंबर कॉन्स्ट shall be deemed to be two separate person। क्या मान लीजिए deemed to be two separate, यानी आपके एक ही पर्सन है तो कभी भी जीएसटी नहीं लगता, तो उसने कहा deemed to be two separate person and supply of activity transaction inter shall be deemed to be take place from one person to another। क्लेरिफिकेशन प्रोवाइड फॉर द, यहां पर क्लियरली आपको दे दिया कि जैसे कोर्ट वगैरह के डिसीजन से भी कोई फर्क नहीं होगा, जैसे कोई भी कोर्ट का जजमेंट आया है, डिक्री है, ऑर्डर है, ट्रिब्यूनल का है, तो ये सारे के सारे सब बेकार हैं क्योंकि उन्होंने अब डेफिनेशंस को एक्सटेंड कर दिया गया और उन्होंने इसको सप्लाई के अंदर कंसीडर कर लिया। जैसे अपन बात करते हैं, कोई भी सोसाइटी है, क्लब है, एओपी है, अदर देन इंडिविजुअल, यदि ये अपने मेंबर्स को ही सप्लाई कर रहा है तो इसे हम सप्लाई मान लेंगे, चाहे वो गुड्स की है चाहे वो सर्विस की है। तो डिम्ड सप्लाई अंडर जीएसटी। तो यहां पर उसने कहा कि ये दो सेपरेट पर्सन माने जाएंगे डिम्ड, यानी ये आपके डिम्ड टू सेपरेट पर्सन मान ली जाएंगे। और डिम्ड टू सेपरेट पर्सन मानते हुए यहां पर जो डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी का कंसेप्ट था वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आप पढ़ोगे तो लॉ के जजमेंट के अंदर, यानी हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उन्होंने तक कह रखा है कि ये दो सेपरेट पर्सन नहीं है। उन्होंने यहां तक कह रखा है कि वो दो सेपरेट पर्सन नहीं है। कोई भी पर्सन अपने से कोई प्रॉफिट अर्न नहीं करता। ए पर्सन कैन नॉट मेक ए प्रॉफिट फ्रॉम हिमसेल्फ, यानी कोर्ट तक नहीं कह सकता है कि कोई भी पर्सन अपने से ही कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता। तो सोसाइटी के जो मेंबर है वो एक ही आदमी है। लेकिन हमारा जीएसटी तो आपको पता है ही, टैक्स लेने के लिए गवर्नमेंट नई नई डेफिनेशन लाती है, तो उन्होंने डेफिनेशन को एक्सटेंड कर दिया और उन्होंने कहा कि ये दोनों सेपरेट पर्सन माने जाएंगे और वो जीएसटी के लिए क्या हो जाएंगे, लायबल आपके दिखाई देंगे, यानी जीएसटी लगेगा ही लगेगा। और अब उन्होंने इसको क्या मान लिया, डिम्ड सप्लाई जीएसटी के लिए, डिम्ड सप्लाई मान लिया जीएसटी के लिए और डिम्ड टू सेपरेट पर्सन मानते हुए जीएसटी ले लिया। और जो डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी का कंसेप्ट है वो सब बेकार है, सब बेकार है। तो यानी अब आपको इसके लिए सप्लाई मान लिया जाएगा। तो ये उन्होंने डेफिनेशंस को डिवाइड कर दिया कि आओ भाई देखो, कोर्ट में भी कोई अब इसको चैलेंज नहीं कर सकता, जीएसटी आपको देना ही देना होगा। तो सप्लाई की डेफिनेशन में इसको कंसीडर करेंगे। आई थिंक आपको ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एनी स्टूडेंट कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप ड्रॉप कर दीजिएगा। अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपके आता है चार्ज ऑफ जीएसटी। चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर आपको कहता है कि कुछ पर्सनों को, मैंने आपको बताया था कि कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10(1), 10(2) के अंदर जैसे आपके डिफाइन कर रखे गुड्स के लिए, तो कंपोजिशन स्कीम के लिए उन्होंने कर रखा था कि पर्टिकुलर पर्सन एलिजिबल नहीं थे और उसकी डेफिनेशन को आगे एक्सटेंड करते हुए उन्होंने कहा कि इन पर्सनों को भी कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। जैसे अपन बात करते हैं मैन्युफैक्चरर, किसकी बात करें, मैन्युफैक्चरर ऑफ फ्लाई आस्क, ब्रिक्स, ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, फॉसिल मिल, अर्थ एंड रूफिंग टाइल, जो कि जमीन पे टाइल लगती है, रूफिंग यानी छत पे लगती है, तो चाहे जमीन पे लगने वाली टाइल हो या छत पे लगने वाली टाइल हो, एटसेट्रा आल्सो इनएलिजिबल टू ऑप्ट कंपोजिशन लेवी, यानी उनको कंपोजिशन लेवी नहीं मिलेगी। तो आपको देखो, मैं सिंपली वर्डों में आपको बताता हूं कि ये पर्सन आपकी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। यानी ये मैन्युफैक्चरर, जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है, जब मैंने आपको कंपोजिशन स्कीम पढ़ाई थी तो उसमें बताया था जो भी मैन्युफैक्चरर है आइसक्रीम, अदर एडिबल आइस, वेदर नॉट कंटेंट कोका, पान मसाला, ऑल गुड्स तंबाकू एंड मैन्युफैक्चर तंबाकू सब्स्टिट्यूट, एक्रेडिटेड वाटर, इनको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती थी। इसी में आगे विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 के साथ मैं बात करने जा रहा हूं, ये पर्सन भी आपके कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी ये पर्सन भी अब इनको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा, यानी इन पर्सन को भी कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा, जिसमें अपन बात करते हैं कि फ्लाई आस्क ब्रिक्स, फ्लाई आस्क एग्रीगेट विथ 90% और मोर, फ्लाई आस्क कंटेंट, फ्लाई आस्क ब्लॉक, तो ये आपके जीएसटी के लिए लायबल नहीं होंगे। इस तरह से अपन बात करते हैं ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मीन्स सिमिलर अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, जो बिल्डिंग की ब्रिक्स होती है, जो ईंट वगैरह होती है, अपन ईंट देखते हैं ना, जो ईंटें होती है ब्रिक्स, उनको बोलते हैं। फिर उसने कहा अर्थन और रूफिंग टाइल, अर्थन एंड रूफिंग टाइल, अर्थन का मतलब जो जमीन में अर्थ पे लग रही है, रूफिंग का मतलब जो छत पे आके लगाई जाने वाली टाइल्स है।
तो ये किसी भी तरह से इनके मैन्युफैक्चरर को कंपोजिट स्कीम नहीं मिलेगी, जबकि उनका टर्नओवर प्रेसिडिंग फाइनेंशियल का अप टू 1.5 करोड़ ही क्यों ना हो, वो कंपोजिट स्कीम नहीं ले सकते। साथ साथ उनको रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में भी जो हायर थ्रेशोल्ड लिमिट मिलती थी ना 40 लाख गुड्स की, वो नहीं मिलती, इनके लिए 20 लाख की मिलने वाली है। रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में और अपन पढ़ेंगे कि इनके लिए हायर थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं मिलेगी, 20 लाख का ही मैक्सिमम बेनिफिट आपको गिवन रहेगा। तो ये आपके 10 मैन्युफैक्चरर ऑफ द अबव मेंशन गुड्स, मैन्युफैक्चरर की बात हो रही है, हैव बिकम इनएलिजिबल ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी, जो कि वो कंपोजिशन लेवी से बाहर हो गए। सेक्शन 10(1), 10(2) गुड्स के लिए था, वो आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था, तो उन्हें डियर यहां पर कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा, ये इन्होंने बता दिया। नहीं, ये तो पहले से था, ये और ऐड हो गया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 से इन पर्सन को कंपोजिट स्कीम आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद आता हूं एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी, यानी यहां पर जो एग्जम्पशन का क्राइटेरिया है उसके अंदर घटत बढ़त की है गवर्नमेंट ने, तो यानी घटती की होगी, जैसे अपन बात करते हैं तो कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो ये एग्जम्पशंस की बात कर रहे हैं अपन, एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी की बात करने जा रहा हूं। अमेंडमेंट इन द सर्विस एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, तो गुड्स का तो वैसे भी आपके नहीं है, जैसे मैंने कहा गुड्स के तो आपके वो आपके अलग से स्टैट्यूटरी अपडेट देकर उन्होंने कहा गुड्स तो वैसे ही आपके एग्जम्पशन की लिस्ट से बाहर है। तो सर्विसेज के लिए मैं बात करता हूं, इन्होंने नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया, तो लिस्ट ऑफ सर्विस एग्जम्प्ट फ्रॉम सीजीएसटी, और उसी के साथ साथ मैंने कहा आईजीएसटी के साथ भी अपन बात करते हैं, तो वो आपके आईजीएसटी को भी उन्होंने किया अमेंडेड। तो अमेंडमेंट इन द लिस्ट ऑफ एग्जम्पशन सर्विस हैज बीन हाईलाइटेड इन द ब्लॉक, जो कि बोल्ड लेटर से किया है, बोल्ड या स्ट्राइक थॉट द हेयर इंडर, यानी उनको बोल्ड लेटर से उनको डिलीट किया है, स्ट्राइक ऑफ किया है, जिसको इन्होंने बताया गया है। तो इसने कहा अमेंडमेंट इन द एक्सीडिंग द एग्जम्पशंस, द फॉलोइंग एक्सीडिंग द एग्जम्पशंस हैव बीन अमेंडेड। कब से हुई है? 1 जनवरी 2022 से अमेंडमेंट दिया गया है। प्योर सर्विस एक्सक्लूडिंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, other component supply involving supply of any goods providing to central government, state government, union territory और local authority। जब उन्होंने कहा, जब गवर्नमेंट को हमने डिफाइन यहां बता ही दिया तो ये गवर्नमेंट में सभी कवर हो गए, तो उन्होंने कहा कि अब अलग से दिखाने की जरूरत नहीं कि गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी, तो उन्होंने उनको हटा दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी गवर्नमेंट यहां लोकल अथॉरिटी वगैरह की डेफिनेशन में ऑलरेडी आ रही है, तो उनको उन्होंने यहां से हटा दिया कि बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेटिंग टू एनी फंक्शन एंट्रस्ट टू द पंचायत। आर्टिकल मैंने कहा पंचायत का आर्टिकल कौन सा है? 243G, और म्युनिसिपैलिटी का मैंने कहा एम को उल्टा लटका देना, आर्टिकल 243W ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्होंने बताया गया है। तो यहां गवर्नमेंट की डेफिनेशंस को उन्होंने कहा गया कि गवर्नमेंट में ऑलरेडी गवर्नमेंटल अथॉरिटी कवर्ड है और गवर्नमेंट एंटिटी कवर्ड है, तो उनको अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं है। कंपोजिशन लेवी ऑफ गुड्स और सर्विस, जैसे अपन बात करते हैं कंपोजिशन लेवी, कंपोजिशन सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस इन विच द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कॉन्स्टिट्यूट नॉट मोर देन 25% of value of the said composite supply provide to against central government, state government, union territory और local authority। तो वापस उन्होंने गवर्नमेंट अथॉरिटी और आपके गवर्नमेंट एंटिटी को हटा दिया। बाय वे ऑफ द एक्टिविटी किसके थ्रू जा रही है? इन रिलेशन टू एनी फंक्शन एंट्रस्ट टू पंचायत अंडर ए आर्टिकल, पंचायत का क्या है? 243G, और म्युनिसिपैलिटी का अंडर आर्टिकल 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके दिया गया, तो वो डेफिनेशन को अपडेट कर दिया गया, डेफिनेशन को अपडेट कर दिया गवर्नमेंट को। इस तरह से अपन बात करते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया था, ट्रांसपोर्ट ऑफ द पैसेंजर विथ और विदाउट अ कंपनीज बिलोंगिंग। जैसे मैंने कहा कोई भी यहां से जर्नी स्टार्ट करेगा, एम्बार्किंग का मतलब जर्नी पे स्टार्ट करना, एम्बार्किंग का मतलब जर्नी को कंटिन्यू करना, और टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? कि जहां पर उसकी जर्नी एंड होगी। यदि ये इन एयरपोर्ट से आपकी जर्नी स्टार्ट करता है या फिर जर्नी एंड करता है, या तो जर्नी स्टार्ट करता है या फिर जर्नी आपके एंड करता है, तो ऐसे केस के अंदर एम्बार्किंग यानी चलना, चढ़ना,
और टर्मिनेटिंग का मतलब जर्नी को खत्म करना। इन एन एयरपोर्ट लोकेटेड इन स्टेट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, बागडोरा, लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल, लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल। तो ये जगह पर आपके ये कहता है कि आप इन जगह से आप क्या कर रहे हो, अपनी जर्नी बाय एयर, किसके थ्रू, बाय एयर की बात कर रहा है, बाय एयर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। तो ऐसे केस के अंदर बाय एयर अपन जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जम्पशन दी गई है। तो एयर एम्बार्किंग, एम्बार्किंग का मतलब फ्लाइट पे चढ़ना, और टर्मिनेटिंग यानी जर्नी आपकी एंड हो रही है इन एयरपोर्ट पे, ये एयरपोर्ट है। लोकेटेड इन स्टेट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड बागडोरा, लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल, तो वहां आपको जीएसटी नहीं लगेगा। इस तरह से नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट स्टेज कैरेज अदर देन रेडियो टैक्सी, अदर देन रेडियो टैक्सी, ट्रांसपोर्ट ऑफ द पैसेंजर एक्सक्लूडिंग टूरिज्म, कंडक्ट ट्यूर, चार्टर और हायर, उन पर जीएसटी लगेगा। स्टेज कैरेज अदर देन द एयर कंडीशनर स्टेज कैरेज। लेकिन यदि आपने एज ए ई कॉमर्स ऑपरेटर, एज ए ई कॉमर्स ऑपरेटर के रूप में दिया गया, तो जीएसटी के लिए उन्होंने कवर कर लिया गया, यानी ई कॉमर्स को और आगे बढ़ावा दे दिया। नथिंग कंटेन इन आइटम बी और सी अबव शैल अप्लाई, सर्विस सप्लाई थॉट किसके साथ दी जा रही, ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ सर्विस दी जा रही है। एंड नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 95 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, यानी आप कोई सप्लाई कैसे कर रहे हो, इन सप्लाई को एज ए ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप दे रहे हो, तो उन पे एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, लायबल होंगे जीएसटी के लिए, तो जीएसटी के लिए लायबल रहेंगे, उन पे एग्जम्पशन नहीं रहेगी। साथ साथ अपन आगे देखते हैं इधर, यानी कोई भी चार्टर्ड, अपन बात कर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, स्टेज कैरेज है, अब उन पे एग्जम्पशन, नो एग्जम्पशन यदि वो नॉन एसी हैं, लेकिन आपके सप्लाई थॉट एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर के रूप में आपके दी जा रही है, सेक्शन 95 में उसको कवर कर लिया, तो डियर वो लायबल हो जाएगा आपके जीएसटी के लिए, यहां पर लायबल ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लायबल फॉर पे जीएसटी, किसके थ्रू, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू वो जीएसटी के लिए लायबल आपके हो जाएगा। क्लियर। सर्विस नोटिफाइड अंडर सेक्शन 95 आर सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय ए रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल और मीन्स एनी अदर मोटर व्हीकल सप्लाइड थॉट ई कॉमर्स ऑपरेटर। In such case, the tax on supply on the service shall be paid by e-commerce operator. In other words, in case where service of transport of passenger by non-air condition contract carriage other than radio taxi, excluding tourism purpose, conduct tour, charter, hire by a non-air conditioner stage carriage are supplied थॉट किसके थ्रू, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, सच सर्विस आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, फॉर द टैक्स ऑन सच सर्विस शैल बी पेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। यानी उन सर्विसेज के ऊपर जीएसटी कौन पे करेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी का पेमेंट करने के लिए बताता है, यानी इन सर्विस पे आपके जीएसटी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू पे करने की लायबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी, यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर को अब जीएसटी पे करना पड़ेगा। यदि आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे मैंने कहा ना, एग्रीगेटर के रूप में, या आजकल ऑनलाइन जैसे ओला है, उबेर है, वो सब क्या चलता है, एप्लीकेशन बेस, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर उसमें वर्किंग कर रहा है, तो डियर वहां पर आपको उस पर जीएसटी का पेमेंट करने के लिए लायबिलिटी आ जाएगी, तो वहां पर आपको जीएसटी का पेमेंट करने की लायबिलिटी आ जाएगी। इस तरह से अपन बात करते हैं अगेन, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर विद और विदाउट अ कंपनीज बिलोंगिंग बाय रेलवे इन क्लास other than first class or air conditioner coach,
अदर देन, जैसे रेलवे की सर्विसेज यदि एसी के थ्रू दी जा रही है अदर देन आपके दी जा रही है तो वो जीएसटी के लिए लायबल नहीं होगी। तो रेलवे इन क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास और एयर कंडीशनर कोचेज है, जीएसटी के लिए लायबल नहीं होंगे। मेट्रो, मोनोरेल, ट्रामवे, इनलैंड वाटरवे, ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन predominantly for the tourism purpose in a vessel between the place located in India. Meter cab, radio, auto rickshaw, including e-rickshaw, तो इनके ऊपर आपको पता था जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन ये सर्विसेज भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दी जा रही है। कैसे दी जा रही है? ई कॉमर्स ऑपरेटर को इसमें इन्वॉल्व कर लिया, तो भैया फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर इस पे भी जीएसटी पे करेगा। हाउ नथिंग कंटेन इन ई, इस वाली की बात करें, मीटर कैब और ऑटो रिक्शा इंक्लूड ई रिक्शा, इसकी बात कर रहा है। और यदि वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू चाहे ई रिक्शा से भी दी जा रही है तो जीएसटी अब लगेगा। आइटम ई अबाउट अप्लाई ऑफ सर्विस सप्लाइड थॉट एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दी जा रही है and notified under section 95 of CGST Act 2017. It means यानी ये आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर फिर आ गया तो लायबल हो जाएगी जीएसटी के लिए। तो ये स्टैट्यूटरी अपडेट दे दिया। मैंने कहा जीएसटी में बहुत छोटे छोटे अमेंडमेंट आपके बार बार की जा रही है, गवर्नमेंट किए जा रही है, इंस्टीट्यूट भी इसका अपडेट आपके लाती जा रही है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब यहां पर अगेन उन्होंने कहा इन सच केस tax on supply of such service shall be paid by e-commerce operator। तो पहले वो एग्जम्प्ट हुआ करते थे, मेट्रो कैब, मीटर कैब, ऑटो रिक्शा, मीटर कैब, ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा आपके एग्जम्प्ट हुआ करता था। लेकिन अब यदि वो ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी वही एप्लीकेशन बेस्ड एग्रीगेटर के रूप में आपको सप्लाई कर रहा है तो आपको जीएसटी का पेमेंट करने की लायबिलिटी आ जाएगी। आई थिंक ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एनी ऑनलाइन स्टूडेंट आपको कोई डाउट हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप ड्रॉप कर दीजिएगा। बाकी का सिंपल प्रोविजन अपन ने बहुत अच्छे से ऑलरेडी एग्जाम्पशन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है और मैंने कहा कि एग्जाम्पशन से भी एक क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे चेंजेज हैं तो मे बी एग्जामिनर आपके नवंबर एग्जामिनेशन में आपके पूछ सकता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर नवंबर के लिए ही स्टैट्यूटरी अपडेट अपन डिस्कस कर रहे हैं। बाकी तो अपन अपडेट पढ़ चुके हैं, तो ये अपन यहां पर और उनको अपडेशन के साथ देख रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, इन केस वेयर सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय वे ऑफ मीटर कैब, ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा आर सप्लाइड थॉट ई कॉमर्स ऑपरेटर, सच सर्विस आर नॉट एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी फॉर द टैक्स ऑन सच सर्विस शैल बी पेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। यानी आपके मीटर कैब हो गई, ऑटो रिक्शा हो गया, ये हमारा ई रिक्शा हो गया, और यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दिया जा रहा है तो जीएसटी उस पर लगेगा, लायबल टू पे जीएसटी। इस तरह से आपके उन्होंने कहा सर्विस प्रोवाइड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच 75% और मोर of the total expenditure is borne by the central government, state government, union territory। तो ऐसे केस में वहां पर वो सर्विस आपकी जैसे एग्जम्प्ट होती थी, तो इस चीज को उन्होंने बताया। सर्विस प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज borne by the central government, state government, union territory administration। तो वो आपके एग्जाम्पशन की बात अपने करता है, तो ये अपन ने देख रखा है ऑलरेडी। न्यू एग्जाम्पशन इंट्रोड्यूस हुई है, एक देखो न्यू एग्जाम्पशन इंट्रोड्यूस हुई है। इंट्रोड्यूस पहली बार अपन बात करें इंट्रोड्यूस और एग्जाम्पशन इंट्रोड्यूस कर दी। फॉलोइंग न्यू सर्विस हैव बीन एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो ये अपन बात करते हैं 1 अक्टूबर से, जैसे सर्विस बाय वे ऑफ द ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू ए गुड्स कैरियर्स टू ऑपरेट थॉट आउट इंडिया कंटिन्यूस स्टेट। तो वो आपके नेशनल परमिट वगैरह की जो सर्विस आपकी दी जा रही है वो उन्होंने अब इंट्रोड्यूस की है और ऐड की है। तो ये आपके कहता है कि नेशनल परमिट की सर्विस पे जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा।
विड्रावल ऑफ द एक्सटेंडिंग एग्जम्पशन ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जो पहले से थी उसका विड्रावल किया है। जैसे मैंने कहा कि जो पहले आपके रेलवे के कोच बनते थे, डब्बे बनते थे, वो आपके कहां बनते थे, इंडियन रेलवे, आपके इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू इंडियन रेलवे। तो ये अब एग्जम्पशन विड्रा हो गई, टोटली एग्जम्पशन विड्रा हो गई, यानी अब ये एग्जम्पशन नहीं है। 1 अक्टूबर से अब उस पर जीएसटी लगेगा ही लगेगा, यानी रेलवे के जो कोच बन रहे हैं, डब्बे बन रहे हैं, वो भी जीएसटी के दायरे में आपके ला दिए गए हैं। आगे लीजिएगा, जैसा इनपुट टैक्स क्रेडिट, मैंने कहा ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको पता होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट से मैंने कहा आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, पहला क्वेश्चन आईटीसी के चैप्टर से आता ही आता है। तो इसके अंदर एक माइनर सा अमेंडमेंट दिया गया है, और अच्छा अमेंडमेंट दिया गया है, होना भी चाहिए था, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत हो रहा था। पहले उन्होंने कहा गया कि भाई आपके जीएसटीआर 1 में जितने इनवॉइस अपलोड हो गए उसको 20% ले सकते हो, फिर 10% ले सकते हो एक्स्ट्रा, फिर उनका 5%, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट अभी नवंबर एग्जाम के लिए बच्चों को, तो मैंने 10% से मैंने कहा घटाकर अब गवर्नमेंट ने 5% कर दिया। अब गवर्नमेंट ने बिल्कुल घटा के खत्म कर दिया कि अब जीएसटीआर 1 में जितने इनवॉइस अपलोड हुए हैं, जीएसटीआर 1 में जितने इनवॉइस अपलोड हुए हैं, तो वो आपके डिस्प्यूट रहे ही नहीं कि आप एडिशनल हो। तो जितने जीएसटीआर 1 में अपलोड हुए तो कहां रिफ्लेक्ट करेंगे, जीएसटीआर 2B में ड्यू डेट तक, जैसे मैंने कहा वो 14th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ बन जाएगी। तो जितना जीएसटीआर 2B में आ रहे हैं इनवॉइस, उतना ही आप आईटीसी दे सकते हो, उससे ज्यादा आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। तो ये 5% जो अपन एडिशनल बुक करते थे, 5% जो अपन आईटीसी एडिशनल बुक करते थे, वो आपको नहीं मिलेगा। तो मैं आपको सीधे सिंपल बता दूं, अब जीएसटीआर 1 में जितने इनवॉइस अपलोड होंगे तो आके वो रिफ्लेक्ट करेंगे ड्यू डेट तक। जीएसटीआर 1 में कौन सप्लायर फाइल करेगा, यदि वो ड्यू डेट तक जमा करा देगा तो 14th डे को आपके क्या बन जाएगी, जीएसटीआर 2B ऑफ नेक्स्ट मंथ, पर्टिकुलर ड्यू डेट तक। तो जो भी आपकी जीएसटीआर 2B आपके बन रही है, उसमें जितने भी इनवॉइस या डेबिट नोट अपलोड हुए हैं, तो उन्हीं का आप आईटीसी ले सकते हो, उसके अलावा अब आप आईटीसी नहीं ले पाओगे। तो ये डियर, ये भी अच्छा अमेंडमेंट उन्होंने दे दिया। बस इस समय होना भी चाहिए था, कंफ्यूजन बहुत हो रहा था, कभी कोई 5% कर रहा है, कभी 10% कर रहा है, तो वो खिचड़ी बन रही थी। अब आपको पता है कि भाई इतने आगे इतने ही ले सकते, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। और पर्टिकुलर डेट तक आपके जितने इनवॉइस आपके रिफ्लेक्ट करेंगे, वहां तक आईटीसी ले लो, बाकी का छोड़ दीजिए। तो आईटीसी कैन बी अवेलेबल बाय द रेसिपिएंट only if the supplier have uploaded the relevant invoice या डेबिट नोट in GSTR 1 और IFF पढ़ाया था, मैंने बताया था इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी IFF। तो ये कह रहे हैं सच डिटेल हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द रेसिपिएंट इन जीएसटीआर 2B, और इसकी डिटेल कहां पर मिलेगी, कम्युनिकेट हो जाएगी रेसिपिएंट इन जीएसटीआर 2B में, उसका डिटेल आपको रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये उन्होंने अब आपके बता दिया, यानी 1 जनवरी 2022 से ये आपके अपडेट दे दिया। यहां पर भी न्यू क्लॉज AA के साथ इंट्रोड्यूस कर दिया, AA के साथ हैज बीन एडेड टू सेक्शन 16(2) बाय द फाइनेंस एक्ट 2021। 16 आपके आईटीसी बुक करने के लिए एलिजिबिलिटी बनाता है, उसमें 16(2) AA का दे दिया। तो उसने कहा इफ द डिटेल ऑफ द इनवॉइस एंड डेबिट नोट इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेट सप्लाई हैज बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन द स्टेटमेंट आउटवर्ड सप्लाई GSTR 1 एंड सच डिटेल हैव बीन कम्युनिकेटेड टू द रेसिपिएंट इनवॉइस डेबिट नोट इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37। तो ये हमारे इस केस के अंदर आपके बताता है। तो वहां तक आपको आईटीसी अवेलेबल होगा, यानी अब उतना ही आईटीसी मिलेगा जितना जीएसटीआर 1 में अपलोड हुआ है इनवॉइस। जो 5% वाला कंसेप्ट था ना, अब सब बेकार है। रजिस्ट्रेशन की अपन बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको मैंने बताया था आधार ऑथेंटिकेशन का कंसेप्ट लाए थे कि आधार ऑथेंटिकेशन, तो उन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन का कंसेप्ट यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया कि यदि आप अपने रजिस्ट्रेशन को, अब नए रजिस्ट्रेशन के लिए तो मैंडेटरी है, आप आधार ऑथेंटिकेशन कराओगे तो ही आपको विद इन द 7 डेज के अंदर, मैंने कहा आपका आप रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, और 7 डेज में नहीं तो आपको
वो नहीं देकर 30 डेज का टाइमिंग जाता था, प्रॉपर ऑफिस जाके चेक करेगा, तो उसी को उन्होंने और इंपॉर्टेंस दिया गया कि आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना होगा। तो आधार ऑथेंटिकेशन इज मैंडेटरी फॉर किसके पास, जो पहले से है एक्साइटिंग रजिस्ट्रेशन पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन, जो पहले से रजिस्टर्ड पर्सन है, उन्हें भी अपने रजिस्ट्रेशन यानी जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखा है उसको आधार के साथ लिंक करना पड़ेगा। जैसे आपको मैंने बताया ना कल कि पैन कार्ड को भी आधार कार्ड से लिंक करना है, जिसकी 31 मार्च 2022 डेट थी। 31 मार्च 2022 तक तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा था। उसके बाद मैंने कहा 30 जून तक मैंने कहा 500 रुपीज लेट फी के साथ हो रहा था, और उसके बाद जैसे ही 31 मार्च 2022 गया, 1 जुलाई से 1000 रुपए यानी 1000 की लेट फी लग रही थी। तो ऐसे ही उन्होंने यहां पर कह दिया कि आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना होगा। तो ये कहा ए रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज इशू ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्या इशू करा है वो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हुआ है, अंडर जीएसटी शैल अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर। तो उसे आधार नंबर से ऑथेंटिकेशन कराना होगा। किसको, प्रोप्राइटर है तो खुद ही कराएगा, प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटरशिप फर्म में प्रोप्राइटर कराएगा। एनी पार्टनर इन केस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर करा ले, लेकिन एक पार्टनर को होना चाहिए। कर्ता एचयूएफ के केस में होता है। मैनेजिंग डायरेक्टर और एनी होल टाइम डायरेक्टर, जो कंपनी की बात अपन करें, एनी मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कम्युनिटी, एसोसिएशन ऑफ द पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और सोसाइटी में मेंबर कराएगा, एओपी बीओआई सोसाइटीज के अंदर। और ट्रस्टी इन केस ऑफ बोर्ड, ट्रस्ट इन केस ऑफ ट्रस्ट, एंड ऑथराइज सेक्रेटरी, और ऑथराइज सेक्रेटरी को यहां पर आधार ऑथेंटिकेशन कराने की बात को बताता है। तो एक बार ये देखो आप इसके अंदर अपन बात कर रहे हैं। तो अब अपन बात कर रहे हैं कि जैसे आधार ऑथेंटिकेशन कराने की रिक्वायरमेंट मैंने कहा नए को तो है ही है, जो प्रेजेंट जिनके पास पहले से आपके जीएसटी नंबर है उनको भी मैंडेटरी कर दिया कि आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना होगा। या आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराओगे तो आपके, जैसे मैंने कहा, ये इंपैक्ट आ इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर द फॉलोइंग पर्पज, यानी इन कामों के लिए आपको आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। अभी भी आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं करते। फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, जैसे सुमोटो आपके प्रॉपर ऑफिसर क्या करा था, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करा था कि आपका प्रॉपर ऑफिसर सुमोटो अपनी मर्जी से आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करा था, तो वहां यदि आप उसके रिवोकेशन के एप्लीकेशन लगाना चाहते हो तो आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी हो गया। फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन इन फॉर्म RFD01, RFD01 के अंदर जैसे रिफंड की आप जिसमें कहा कि इनकम टैक्स में रिफंड मिलता है, ऐसे जीएसटी के अंदर रिफंड मिलता है, तो उसके लिए हमें एक फॉर्म होता है RFD01 आपको फाइल करना होता है। तो वो तभी फाइल कर पाओगे जब आधार ऑथेंटिकेशन आपके दिखाई दे रहा है, अदरवाइज आप नहीं फाइल कर पाओगे। या फिर ये कहता है फॉर रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड थॉट एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया, या रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड गुड्स एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया। तो वो रिफंड की एप्लीकेशन तभी लग पाएगी जब आपने अपना जीएसटी आधार ऑथेंटिकेशन करा रखा है। अगले, if Aadhaar number has not been assigned to the person required to undergo authorization, Aadhaar number, such person shall be furnished the following identification document। यानी मान लो उसके पास आधार नंबर नहीं है किसी भी कारण से, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब तक आधार नंबर नहीं आए तो आप इन डॉक्यूमेंट को लगा कर भी अपने उसको वेरीफाई करा सकते हो। जैसे आपने आधार के लिए उसने एप्लीकेशन दे रखी है, आधार एनरोलमेंट आईडी स्लिप, अपन बोलते हैं ना कि मैंने आधार के लिए एप्लीकेशन दे दिया, तो आधार आइडेंटिटी कार्ड की जो स्लिप है वो लगा दीजिए, जैसे नंबर आएगा तो अपडेट अपने आप हो जाएगा। बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, और उसके साथ क्या होना चाहिए, फोटोग्राफ अटैच होना चाहिए। वोटर आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय द इलेक्ट्रॉनिक कमीशन ऑफ इंडिया। पासपोर्ट है। ड्राइविंग लाइसेंस है, इशू बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे अपन बात करते हैं पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, तो ये चीजों को आपके इसने
बताया गया है। हाउ वंस आधार नंबर इज अलॉटेड, एक बार ये आधार नंबर आपको अलॉट हो जाएगा टू सच पर्सन, ही शैल अंडरगो ऑथेंटिकेशन आधार नंबर विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज। 30 दिनों में उसको अपडेट करो अलॉटमेंट ऑफ आधार नंबर, तो उसके 30 दिनों के अंदर आपको अलॉटमेंट कर देना। यानी आपके पास आधार नंबर नहीं है तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप आधार कार्ड की अप्लाई कर दो, उसकी जो स्लिप आएगी वो लगा दो, बैंक पासबुक लगा दो विथ फोटोग्राफ, वोटर आइडेंटिटी कार्ड जो कि इलेक्शन कमीशन बोर्ड ने इश्यू किया गया है, पासपोर्ट जो आपके पास पासपोर्ट है, या लाइसेंस जो कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने इशू किया गया है। और फिर जैसे ही आपने आधार कार्ड नंबर आया तो उसके 30 डेज के अंदर आप उसको क्या कर दीजिएगा, अपडेट कर दीजिएगा। तो ये चीज इसमें बताता है। अब अपन रजिस्ट्रेशन के अंदर अपन देखते थे कि आपके 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख की लिमिट आपके वर्क करती थी, किसके लिए, गुड्स के लिए। 10 लाख के लिए लिमिट आपके, मैंने कहा कि पर्टिकुलर स्टेट में, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, है ना, आपके जो था नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, इन जगह पर आपके 10 लाख की लिमिट थी। बाकी की जगह मैंने कहा 20 लाख होती थी, राजस्थान वगैरह के लिए 40 लाख की लिमिट हुआ करती थी, याद है आपको बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन के अंदर मैंने आपको बताया था। लेकिन पर्टिकुलर नोटिफाइड गुड्स के लिए मैंने कहा कि इनके लिए 20 लाख और 10 लाख की ही लिमिट वर्क करती थी। जैसे इन 4 स्टेट में हो गया, मणिपुर, नागालैंड, इनमें तो आपकी लिमिट जो वर्क करती थी वो कितनी वर्क करती थी, ओनली 10 लाख, ओनली 10 लाख की लिमिट वर्क करती थी। देखो मैंने काफी डिटेल से आपको बता रखा है कि लिमिट का क्या क्राइटेरिया था। तो मैंने कहा कि यहां पर स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, दोनों के लिए, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, 10 लाख की लिमिट थी। स्टेट विथ द थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख, सप्लायर ऑफ गुड्स, सर्विस और बोथ, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी और तेलंगाना, यहां गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए 20 लाख। बाकी के रेस्ट ऑफ इंडिया आपकी लिमिट वर्क करती थी। गुड्स के लिए 40 लाख, सर्विस के लिए 20 लाख और बोथ के लिए 20 लाख। लेकिन इसी तरह से उन्होंने यहां पर कहा, कि सीधे सीधे यदि मैं सप्लाई कर रहा हूं इन नोटिफाइड गुड्स का, तो मैं इनका मैक्सिमम 20 लाख की ही लिमिट मिलेगी, चाहे राजस्थान में भी कर रहा हो। तो ये आपको मैंने बताया था कि ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ गुड्स थे, आइसक्रीम, अदर एडिबल वेदर और नॉट कंटेनिंग कोका, पान मसाला, तंबाकू, मैन्युफैक्चर ऑफ तंबाकू सब्स्टिट्यूट। इसके साथ साथ ये जो आपके नए ऐड हुए हैं ना, फ्लाई आस्क ब्रिक्स, फ्लाई आस्क क्रिकेट विथ 90 और मोर, फ्लाई आस्क कंटेंट, फ्लाई आस्क ब्लॉक, ब्रिक्स फॉसिल मिल्स, ब्रिक्स फॉसिल मिल्स सिमिलर, बिल्डिंग ब्रिक्स जो ईंटें वगैरह होती है, अर्थन और रूफिंग टाइल जो छत पे लगाने वाली टाइल है, जमीन पे लगाने वाली टाइल है, इनके लिए गुड्स हो या सर्विसेज के लिए हो, ये विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 से इंसर्ट कर दिया कि इनके लिए रजिस्ट्रेशन की लिमिट 20 लाख या फिर 10 लाख की वर्क करेगी। 10 लाख कहां करेगी, जो ये 4 आपके स्टेट्स हैं, मणिपुर, स्टार लगा देता हूं, स्टार यहां ओपन हो रहा है आपका, मणिपुर, नागालैंड एंड त्रिपुरा, ये स्टार यहां पर लग गया। तो ये चीज हमारे इन्होंने बताया गया कि इन्हें हायर थ्रेशोल्ड लिमिट भी नहीं मिलेगी गुड्स के लिए, इनको हायर थ्रेशोल्ड लिमिट भी नहीं मिलेगी फॉर गुड्स। आगे आते हैं, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ए रजिस्टर्ड पर्सन परमिटिंग बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट। जैसे मैंने कहा कि यहां पर जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया तो आप रिवोकेशन की एप्लीकेशन लगा देते थे। आप क्या लगाते थे, रिवोकेशन की एप्लीकेशन लगा देते, जो कि विद इन द 30 डेज में लगती थी। कितने दिनों में लगती थी, विद इन द 30 डेज। यदि आप 30 डेज में नहीं एप्लीकेशन नहीं लगाते थे और आप यहां पर फिर आगे आपको अप्लाई करना था एडिशनल या फिर आपके ज्वाइंट कमिश्नर को, उसके आगे फर्दर 30 डेज आपको मिलते थे कमिश्नर के पास जो हायर अथॉरिटी थी। तो यहां पर मैंने आपको बताया था विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021 प्रोवाइड टू सेक्शन 31 सब्स्टिट्यूट बाय द फाइनेंस एक्ट 2020 परमिटिंग द एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय द रजिस्टर्ड पर्सन
revocation of the application of the registered person. Stipulate that the time period for prescribed for filing of the application for revocation of the cancellation may sufficient cause being shown and reason to be recorded in writing. Reason to be recorded in writing. Extend कर सकता है additional commissioner और joint commissioner as case may be for a period not exceeding 30 days. उससे ऊपर के 30 डेज की बात अपन करते हैं तो कमिश्नर जो कि हायर अथॉरिटी हो गई. फर्दर पीरियड आर नॉट एक्सीडिंग 30 डेज बियॉन्ड द पीरियड स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए. In view of the above amendment 23, rule 23(1) has been substantively amended to given effect afore amendment. Amendment की अपन बात करते हैं. A registered person who registration is cancelled by the proper officer ऑन मोशन, खुद अपनी मर्जी से, जैसे आपके रिटर्न फाइल नहीं करा, जहां डिक्लेयर प्लेस है वहां पर बिजनेस नहीं कर रहा, या फिर फर्जीवाड़ा करके फ्रॉड करके उसने रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है, या फिर जहां प्लेस ऑफ बिजनेस बताया था वहां बिजनेस नहीं करके कहीं और बिजनेस कर रहा है, तो ऐसे केस में मे बी सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ रूल 10B सबमिट एन एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म टू सच प्रॉपर ऑफिसर विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days from date of the service of order, cancellation of registration within the such period as extended by the additional, extend कौन कर सकता है, extension by the additional commissioner, joint commissioner or commissioner as the case may be exercise of the power provided under the proviso of section 31. section 31 के accordingly बढ़ा सकता है. At the common portal are either directly or through a facilitation center notified by the commissioner. जो facilitation center है उनके थ्रू वो आपके टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर सकता है. टाइम लिमिट को क्या कर सकता है, एक्सटेंशन की बात बताता है. अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, आपका आता है टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट. टैक्स इनवॉइस एंड क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट की मैं बात करूं तो इस केस में अपन बात करते हैं. ई इनवॉइसिंग के लिए मैंने आपको पढ़ाया था 50 लाख, लेकिन मैंने कहा कि जीएसटी में इतने चेंजेस आते हैं. पहले कितना था 500, फिर 100, फिर 50, अब 20 करोड़. और कहां से देखना है, 17-18 से देखना है. वो भी 17-18 का टर्नओवर यदि आपको दिखाई दे रहा है आपके 20 करोड़ और मोर, तो आपको ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी आपके हो जाती है. ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी all registered business with aggregate turnover any preceding financial year 17-18 से देखना है onward greater than 20 करोड़, यानी आपके 17-18 से देखना है आपका all registered person aggregate turnover, यानी मैंने कहा aggregate turnover कब का देखना है, यहां पर 27 2017-18 और onward. Preceding financial year 17-18 और ऑनवर्ड प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में यदि आपका 20 करोड़ से ज्यादा है, ग्रेटर देन 20 करोड़, तो ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो गया. ये इस चीज में आपके बताता है. बोलिए. ए इनवॉइसिंग नॉट एप्लीकेबल, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, तो अपन देखते हैं कि जैसे आपके इन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं था जो कि एग्जम्पशन थी. हाउएवर द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ ई इनवॉइसिंग, इनको एग्जम्पशन थी. मैंने कहा स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज के लिए, इंश्योरेंस या बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, जीटी सर्विसेज सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में लगा हुआ है, ये बाय रोड इन ए गुड्स कैरेज या सप्लाइंग ऑफ द पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में लगा हुआ है, या फिर पर्सन सप्लाइंग और सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा ऑटोग्राफिक फिल्म मल्टीप्लेक्स स्क्रीन. मल्टीप्लेक्स स्क्रीन उनको ईएमएस से एग्जम्पशन थी, इनको क्या थी, एग्जम्पशन. लेकिन अब ये एग्जम्पशन सिर्फ गवर्नमेंट को ही दी गई है. अब उन्होंने कहा सैड नोटिफिकेशन हैज बीन अमेंडेड. Exemption to the government department or local authority also from the mandatory requirement for e-invoicing.
सिर्फ गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी को ही आपके एग्जेम्पशन दी गई है, बाकी को एग्जेम्पशन अब नहीं है। यदि उन्होंने कहा ई इनवॉइसिंग इफ देयर एग्रीगेट टर्नओवर इन ए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 17 एंड 18 ऑनवर्ड एक्सीडिंग 20 करोड़, ये आपके लिए दिया गया। सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी को ही ये एग्जेम्पशन उन्होंने गिवन है। डायनेमिक QR कोड required to be provide or invoice issue to a person having a UIN. All B2C invoice issued by the registered person whose aggregate turnover in a preceding financial year 17-18 and onward exceeding 500 crore, यहाँ पहले भी 500 था, अब भी 500 करोड़ है, are mandatory required to have a dynamic QR code, जो कि डायनेमिक QR कोड से डायरेक्टली आप स्कैन करो, डायरेक्टली पेमेंट आपके चल जाता था और उसके अंदर बैंक की डिटेल, IFSC कोड, GST नंबर, सप्लायर का नाम, एड्रेस, सब कुछ उसमें इंफॉर्मेशन होती थी। इन दिस रिगार्ड दिस सर्कुलर हैज बीन क्लैरिफाइड दैट एनी पर्सन हु हैज ऑब्टेनिंग ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर UIN, वॉलंटरी लेता था, याद करो वॉलंटरी मिलता था ये, registered person as per the definition of registered person under section this one, therefore any invoice issued to such person having a UIN shall consider as invoice issue for a B2C supply and shall be required to complying with the requirement of the dynamic QR code की requirement को बता देता है। तो उसने कहा इनवॉइस इशू फॉर ए B2C यानी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है, B2C का मतलब है बिजनेस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है, शैल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द डायनेमिक QR कोड की बात करता है। डायनेमिक QR कोड की बात उनके लिए अब कर दी गई है। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इज नॉट ए रजिस्टर्ड पर्सन एज पर द डेफिनेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 294 के अंदर है। देयरफॉर एनी इनवॉइस इश्यू टू सच पर्सन हैविंग द UIN नंबर, तो उनको भी आप कर रहे हो तो वहां पर आप वो अनरजिस्टर्ड पर्सन के रूप में डील करते हुए उनको भी डायनेमिक QR कोड की रिक्वायरमेंट बता देता है। अब आता है ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी। ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी टू बी ब्लॉक ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय डिफॉल्टिंग द रजिस्टर्ड पर्सन। जैसा आपने देखा था कि आपका जो ई-वे बिल जनरेट होता था वो ब्लॉक हो जाता था, ब्लॉक कर दिया जाता था। कब कब? जब वो 2 महीने पीछे की GSTR1 फाइल नहीं करता था, आपको ध्यान आ रहा ना, या कंपोजिशन स्कीम का डीलर है वो टैक्स का पेमेंट नहीं करा था, तो इस केस पे आपका जो ई-वे बिल था वो जनरेट होने से ब्लॉक हो जाता था। तो उसके लिए उन्होंने यहां पर कहा ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी टू बी ब्लॉक ओनली लगा दिया, ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स। आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स पे ब्लॉक किया गया है, इनवर्ड लाने पे नहीं लगाया, आउटवर्ड पे लगाया है। ऑफ गुड्स बाय द डिफॉल्टिंग द रजिस्टर्ड पर्सन, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन ने डिफॉल्ट किया है तो वो आउटवर्ड सप्लाई पे ब्लॉक लगेगा, जो इनवर्ड सप्लाई है ना वो उसकी आती रहेगी, कोई इश्यू नहीं है। तो 138E रूल 138E कंटेन द प्रोविजन पार्टिंग टू द ब्लॉकिंग ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी डिसेबलिंग द जनरेशन ऑफ ई-वे बिल। तो पहले आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों ब्लॉक होती थी, अब केवल आउटवर्ड होगी, इनवर्ड नहीं होगी। सैड रूल हैज बीन अमेंडेड टू रिलैक्स दे दिया सच रेस्ट्रिक्शन, henceforth blocking of the GSTN for e-way bill generation facility only in respect of any outward movement of goods a registered person who is ineligible for e-way bill generation as per the 138 rule 138E. E-way bill can be generated in respect of inward supply received by the said person, received by the said रजिस्टर्ड पर्सन। यानी आपके आउटवर्ड सप्लाई पे ब्लॉक होगा, जैसे एक तो होती है आपका रजिस्टर्ड पर्सन है, तो इसकी जो आउटवर्ड सप्लाई है ना उस पे ब्लॉक कर दिया गया उन्होंने। दिस इज द आउटवर्ड सप्लाई।
नहीं, इनवार्ड सप्लाई कंटिन्यू रहेगी। अवेलेबल है। जो भी आपके ऐसे कहा कि जो भी आपके यहां पर डिसेबल करने की बात हो रही है, डिफॉल्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन, जो भी डिफॉल्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन है उसकी आउटवर्ड सप्लाई ब्लॉक हो गई, इनवार्ड सप्लाई उसकी कंटिन्यू रहेगी। पहले क्या होता था, इनवार्ड भी क्या होती थी, डिसेबल हो जाती थी। ये चीज उन्होंने बताई। तो अपन एग्जांपल समझते हैं। देखो एग्जांपल समझते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा। मिस्टर ए रजिस्टर्ड पर्सन है, पेइंग टैक्स अंडर द रेगुलर स्कीम इन दिल्ली, रेगुलर स्कीम से टैक्स पे कर रहा है, हैज नॉट फाइल्ड जीएसटीआर 1, उसने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया। For last 2 months, Mr. B, Haryana, a regular return filer, want to generate e-way bill for goods to be supplied to Mr. A. वो goods A को supply करना चाह रहा है, तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। As per the earlier position of law, Mr. B would not have been able to generate e-way bill with Mr. A GST। पहले नहीं कर सकता था, लेकिन नाउ अमेंडमेंट, अब वो इनवार्ड सप्लाई तो कर सकता है उसको, तो आप ई-वे बिल जनरेट कर जाओगे। इन टर्म ऑफ द अमेंडमेंट पोजीशन, ये अमेंडमेंट पोजीशन के साथ है ऑफ लॉ, देयर विल बी नो मोर रेस्ट्रिक्शन इन द जनरेशन ई-वे बिल एज मिस्टर बी हु इज मेकिंग आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स इज रेगुलर रिटर्न फाइलर। मिस्टर ए want to generate e-way bill in respect of outward supply of goods to Mr. H, तो वो नहीं करता, वो आउटवर्ड सप्लाई का नहीं करता। ई-वे बिल जनरेशन इज ब्लॉक, उसका आउटवर्ड सप्लाई है वो ब्लॉक होगी मिस्टर ए की। इन केस इट्स आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, मिस्टर ए हैज नॉट फाइल्ड जीएसटीआर 1 फॉर पास्ट 2 मंथ, यानी उसकी आउटवर्ड सप्लाई ब्लॉक की है, इनवर्ड सप्लाई को उन्होंने अमेंडमेंट के बाद खोल दी गई है। यानी कोई दूसरा पर्सन उसको गुड्स भेजना चाहता है तो भेज सकता है, वो आगे आउटवर्ड सप्लाई नहीं करता, वो आगे आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकता है। तो यानी इनवर्ड सप्लाई कंटिन्यू कर दी है, इनवर्ड सप्लाई पे नहीं लगेगा, लेकिन जो आउटवर्ड सप्लाई करेगा उस पे ब्लॉक किया गया है। आई थिंक आपको इसको क्लियर हो गया होगा। चले आगे, बिल्कुल। पेमेंट ऑफ टैक्सेस में उन्होंने लाया गया कि पेमेंट ऑफ टैक्सेस में जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आप देखते थे, वहां एक तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होती है जिससे अपन जीएसटी का पेमेंट करते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, कैश लेजर के बाद इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जिसके अंदर आपके आईटीसी से बनता था। और मैंने कहा कि यहां पर जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन है, वो आपके जीएसटीआर 3B फाइल करता था अंडर सेक्शन 39, और सेल्फ असेस करके जो भी आईटीसी आता था वो आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल हो जाता है, जो जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट कर रही है। जो जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट कर रही है उसको क्लेम करने के लिए उसको कौन सी रिटर्न फाइल करनी होती है, जीएसटीआर 3B अंडर सेक्शन 39 के अंदर, अंडर सेक्शन 39 के अंदर जीएसटीआर 3B फाइल करके वो आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो जाता था। लेकिन यहां पर अब उन्होंने कहा कि आईटीसी क्लेम करने पे ब्लॉक कर दिया गया है, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है आपके आईटीसी पे। यदि उनके पास कमीशन आपके पास क्या है, रीजन टू बिलीव है, तो वो आपके क्या कर सकता है, आपकी आईटीसी को क्लेम करने पर ब्लॉक कर सकता है। यानी गवर्नमेंट को लगता है, कमिश्नर साहब को लगता है कि यदि यहां पर आईटीसी फर्जीवाड़ा करके ली गई है, गलत इनवॉइस के लिए, यानी बोगस इनवॉइस के थ्रू आप आईटीसी ले रहे हो, तो वहां पर कमिश्नर या फिर नॉट बिलो रैंक ऑफ द, नॉट बिलो असिस्टेंट कमिश्नर से कोई बिलो रैंक का नहीं है पर्सन, तो वो आपके आईटीसी को क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। तो गाइडलाइंस फॉर डिसअलाउ या डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, डिसअलाउइंग डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसको डेबिट करने में डिसअलाउड कर सकता है, आपको डेबिट करने की परमिशन नहीं देगा, रोक लगा देगा। तो ये पावर कौन दे रहा है, रूल 86A, रूल 86A आपकी पावर दे रहा है, प्रोवाइड दैट इन सर्टेन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम not below the rank of assistant commissioner on the base of reason to believe, उसके पास रीजन होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है तेरे से मेरा झगड़ा हो गया, मैं तेरी आईटीसी यूज करने नहीं दूंगा, ये ले ब्लॉक कर दी, ऐसा नहीं है। या फिर कोई पड़ोसी है और उस दोनों में झगड़ा हो गया, उससे कहते हैं आजा मैं तेरी आईटीसी नहीं यूज लेने दूंगा,
उसके पास प्रॉपर ग्राउंड होने चाहिए, रीजन होने चाहिए, रीजन टू बिलीव, तो ही वो आपके क्या कर सकता है, उसकी आईटीसी को ब्लॉक कर सकता है कि भाई फर्जी आपने आईटीसी ली है, बोगस आईटीसी ली है, सामने वाले ने आपसे फर्जी बिल लिया हुआ जो है ही नहीं, ऐसा बिजनेस है ही नहीं, उससे बिल लेके आ रहा है, तो वो ऐसे कैसे फर्जी इनवॉइसेस की आईटीसी को लेने से ब्लॉक कर सकता है। टू अवेल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जो कि कहां दिखाई दे रही है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिखाई दे रही है, फ्रॉडुलेंटली अवेलेबल या इनएलिजिबल है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, सीबीआईसी ने आपकी गाइडलाइन इश्यू कर दी है, डिसअलाउइंग द डेबिट ऑफ द सेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। रूल 86A इस चीज को बताता है। रीजन कौन कौन से हो सकते हैं, फॉर सच बिलीव मस्ट बेस ऑन द वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड, ये ग्राउंड है जिसके बिहाफ पर वो उसकी आईटीसी लेने से मना कर देगा। पहला है द क्रेडिट इज अवेलेबल, ध्यान से देखिएगा, क्रेडिट इज अवेलेबल बाय द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन द इनवॉइस या डेबिट नोट के अगेंस्ट मिलती है। आपको पता है आईटीसी किसके अगेंस्ट मिलती है, इनवॉइस या फिर डेबिट नोट, बाय सप्लायर, बाय ए सप्लायर हु इज फाउंड टू बी नॉन एक्सटेंट, सप्लायर है ही नहीं, फर्जी इनवॉइस है, सप्लायर है नहीं, और इज फाउंड नॉट टू बी कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम एनी प्लेस डिक्लेयर इन द रजिस्ट्रेशन, इन द डिक्लेयर रजिस्ट्रेशन। तो ये हमारे इस केस में आपको बता रहे हैं, क्रेडिट इज अवेलेबल बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन ऑन इनवॉइस और डेबिट नोट विदाउट एक्चुअली रिसीविंग एनी गुड्स एंड सर्विस और बोथ। क्रेडिट इज अवेलेबल बाय द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन इनवॉइस एंड डेबिट नोट विदाउट एक्चुअली रिसीव गुड्स और सर्विस और बोथ। याद करो मैंने आपको बताया था लॉट वाला सिस्टम इंस्टॉलमेंट में मिलता है, लॉट इंस्टॉलमेंट भी बताया था आपको, गुड्स आपको लॉट में आता था, तो जब लास्ट लॉट आपको आएगा ना, जब लास्ट लॉट आपको रिसीव होगा तो भी आईटीसी दे सकते हैं। अब यहां पर ना तो उसने गुड्स लिया ना ही सर्विस लिया, केवल बिल के बिहाफ पर आप आईटीसी बुक कर सकते हो, नहीं करते। आप देखो कि आईटीसी बुक करने के लिए सेक्शन 16 के अंदर रिक्वायरमेंट थी गुड्स और सर्विस आपको रिसीव होनी चाहिए, तो वो रिसीव हुआ ही नहीं, रिसीव, तो आपको गुड्स और सर्विस रिसीव ही नहीं हुआ तो आप आईटीसी का नहीं ले सकते। Credit is available by the registered person on invoice or debit note, the tax in respect of which has not been paid to the government. आपने उसका टैक्स का पेमेंट ही नहीं किया, आईटीसी कैसे ले लोगे, पॉसिबल नहीं है। The registered person claiming the credit is found to be non-existent or found not to be conducting any business from the place declared in the registration. जहां पर रजिस्ट्रेशन में आपने जगह बताई गई उस जगह पर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, या क्रेडिट इज अवेलेबल बाय द रजिस्टर्ड पर्सन विदाउट हैविंग इनवॉइस और डेबिट नोट एनी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट। आपके पास इनवॉइस नहीं है, केवल जीएसटी में किसी ने गलत आईटीसी चढ़ा दी, किसी ने गलत आईटीसी, अपन करते हैं ना क्लरिकल मिस्टेक हो गई, किसी का जीएसटी नंबर किसी दूसरे का चढ़ गया आपके खाते में आईटीसी आ गई, इसका जीएसटी था, इसके जीएसटी चढ़ गया और इसको आईटीसी मिल गया जीएसटी R2B में, इसके पास लेकिन इनवॉइस ही नहीं है, मजे मजे में करा, अरे वाह मेरे तो आईटीसी आ गई, और वो आईटीसी बुक कर रहा है। तो ऐसे केस में यदि वो गलत तरीके से आईटीसी बुक करता है तो वो आपके यहाँ पर उसको कमिश्नर या फिर आपके नॉट बिलोंग इन द रैंक ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर, तो वो आपके आईटीसी को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, डिसअलाउ कर देगा। अब लास्ट एंड चैप्टर 10 रिटर्न फाइलिंग। रिटर्न में तो आपको पता है मैंने आपको सारा कुछ पढ़ा रखा है, उसके अंदर मैंने आपके लेट फी भी मैंने अपडेटेड पढ़ाई है, फिर भी आपके इसी इंस्टीट्यूट ने ये वापस स्टेचुरी अपडेट में फिल कर दी है, लेकिन वो मैंने आपको अपडेटेड ही लेट फी पढ़ाई थी। याद करो मैंने पूरी पहले ही डिस्कस कर ली थी, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने वो जीएसटी डिपार्टमेंट ने पहले ही अनाउंस कर दी थी, तो मैंने उससे अपडेटेड लेके पढ़ा दी थी। फिर अपन बात करते हैं मैक्सिमम लेट फी पेबल अंडर द सेक्शन 47, डिले इन फाइलिंग इन फॉर्म जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 4, उसके अपन बात करते हैं। जीएसटीआर 1 तो क्या है, स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जीएसटीआर 1 है। रिटर्न जीएसटीआर 3B होती है, जो कि दो तरह से होती है, रेगुलर रिटर्न और क्यूआरएमपी स्कीम, जिसका प्रोसीडिंग फाइनेंस का टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, तो उसके पास क्यूआरएमपी स्कीम लेने का ऑप्शन है, क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट सेक्शन 39, और फाइनल रिटर्न सेक्शन 45, फाइनल रिटर्न जीएसटीआर 10।
इक्वल अमाउंट ऑफ लेट फी पेबल ऑफ सच पर्सन अंडर द रेस्पेक्टिव सीजीएसटी एसजीएसटी, जैसे अपन बात करते हैं जितना सीजीएसटी में होगा उतना ही एसजीएसटी उसके इक्वल होंगे। लेट फी कैन बी लेवी वे ऑफ पार्शियली और फुल्ली, किसके थ्रू हो सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना उचित लगेगा वो वेव कर सकती है, वे ऑफ। सिंस द इंस्पेक्शन ऑफ जीएसटी लॉ, लेट फी इज बीइंग रेगुलरली वेव ऑफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आइदर पार्शियली और फुल्ली, आपकी वेव ऑफ कर सकती है। और ये मैंने पूरी की पूरी आपको अपडेटेड पढ़ा रखी है, पूरी अपडेटेड ऑलरेडी आपको पढ़ा रखी है, डिस्कस कर रखी है। जैसे मैंने कहा कि आपकी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B फाइल करने की बात करते हैं। यदि नील की आपकी जीएसटीआर 1 है 3B है, रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज फाइल नील आउटवर्ड सप्लाई इन द टैक्स पीरियड और हुज टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल इन जीएसटीआर 3B इज नील, तो लेट फी का अमाउंट होगा 500, जिसमें 250 सीजीएसटी 250 एसजीएसटी। लेकिन यदि नील के अलावा है अदर देन अबव 1, तो ऐसे केस के अंदर एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है, अप टू 1.5 करोड़ है तो लेट फी होगी 2000, इसमें 1000 सीजीएसटी 1000 एसजीएसटी। लेकिन 1.5 करोड़ से 5 करोड़ है, 1.5 करोड़ से 5 करोड़ है तो ये होगी 5000, जिसमें 2500 सीजीएसटी 2500 एसजीएसटी। और इसके बाद जो मैंने आपको बताया था उसी हिसाब से लेट फी आपकी चार्ज होती रहेगी। रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन 1 एंड 2 लेट फी स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 47 के साथ आपके वर्किंग करती रहेगी। लेकिन इसके साथ मैंने कहा यदि कंपोजिशन स्कीम का पर्सन है, कंपोजिशन स्कीम का पर्सन है और वो कोई बिजनेस नहीं कर रहा तो उसकी सप्लाई नील है, जीएसटीआर 4 नील है, तो लेट फी वही 500। मैंने आपको बताया था, याद करने की जरूरत ही नहीं है, वही चीज है जो उधर थी, नील की है तो वही 500, जिसमें 250 सीजीएसटी 250 एसजीएसटी। और कंपोजिशन स्कीम कहां तक मिलती है? 1.5 करोड़ तक, तो 1.5 करोड़ वाली ले लेते हैं कि रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन 2 करोड़, यानी अप टू 1.5 करोड़ वाली ले लो। तो 1.5 करोड़ की अपन बात करें तो 1.5 करोड़ के लिए क्या थी? यहां पर 1000 सीजीएसटी और 1000 एसजीएसटी आपकी चार्ज होगी। तो ये लेट फी मैंने आपको अपडेटेड ही करा रखी है, आप ध्यान करो तो इसलिए कंफ्यूज मत हो ना, ये अपडेटेड ही मैंने करा रखी है क्योंकि ये बाद में आ गई थी तो मैंने आपको क्लास में अपडेटेड ही कराया था और मैंने कहा कि आपके मॉड्यूल में एसएम में तो पुरानी है लेकिन मैं आपको अपडेटेड करा रहा हूं, ये भी मैंने कहा था, तो अपडेटेड ही कराई थी। इसके साथ ही साथ मैंने कहा कि अब सी इंस्टीट्यूट ने भी अपने स्टैट्यूटरी अपडेट में लेट फी को अपडेटेड करके दे दिया गया है, तो आपको ये वाली पढ़नी है और मैंने कहा इसमें से एग्जाम में आने के चांसेस पूरे बन जाते हैं। एंड देन लास्ट अपने टॉपिक दे रखा है मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू सबमिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑडिट बाय द स्पेसिफाइड प्रोफेशनल डन अवे विथ दिस वन। जैसे पहले आपको जीएसटीआर 9 के साथ आपके रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करना होता था और उसकी ऑडिट करानी होती थी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोस्ट अकाउंटेंट से, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोस्ट अकाउंटेंट से उसकी ऑडिट करानी होती थी। लेकिन अभी ये रिक्वायरमेंट को हटा दी गई है, अब आपको अपने जीएसटीआर 9 के अंदर जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल कर रहे हो उसकी ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज उन्होंने यहाँ पर अमेंडमेंट के साथ डाल दी गई। लेकिन जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनकी यदि कंप्यूटर ऑफ ऑडिट जनरल से ऑडिट हो रही है तो वो कंटिन्यू रहेगी, उसमें कोई इशू नहीं है। तो अपन बात करते हैं, देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं ब्रॉडली। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2021 Section 44 has been substituted by the Finance Act 2021 so as to remove the mandatory required to furnish a reconciliation statement duly audited by specified professional, duly audited by the specified professional to provide the filing the annual return self-certification basis. It further provide for the commissioner to exempt a class of taxpayer from the requirement of filing of annual return। क्योंकि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते थे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी गलतियां रहती थी वो सारी रेक्टिफाई करा देता था जब एनुअल रिटर्न बनाता था और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में सारी गलतियों को एरर फ्री कर देता था, यानी सारी गलती को ढूंढ ढूंढ के सही करा देता था। अब डिपार्टमेंट को वो गलतियां मिलती ही नहीं थी क्योंकि सीए ने सारी गलतियां रेक्टिफाई करा देता था। अब जब ऑडिट करता था, चेक करता था तो सारी गलतियां साफ, यानी वो प्रॉपर सिस्टम में उसको लेके जाता था। तो गवर्नमेंट ने देखा कि अपन को ऐसे लेट फी कैसे मिलेगी, तो उन्होंने कहा ऑडिट कराने की अब जरूरत नहीं है, एग्जम्पशन दे दी गई। अब ऑडिट नहीं होगी तो अकाउंटेंट तो डेफिनेटली गलती करेगा ही करेगा और डिपार्टमेंट जब खुद ऑडिट करने आएगा तो उसे वो गलतियां सारी मिल जाएगी और वो उस पर
पेनल्टी, लेट फी वगैरह, डिमांड वगैरह निकाल देगा। तो गवर्नमेंट ने वैसे तो कहा कि हमने एग्जम्पशन दे दी है कि अब आपको प्रोफेशनल से ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का रिकंसिलेशन करवा रहे हो तो उसको सीएसए या कॉस्ट अकाउंटेंट से ऑडिट नहीं करानी, उसका एग्जम्पशन दे दिया है। रीड द फॉलोइंग, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन, देखो आपको पता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन किसको छोड़ते थे अपन, अदर देन आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत नहीं थी एनुअल रिटर्न के लिए। पर्सन पेइंग टैक्स 51 के अंदर टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल था, या टीसीएस सेक्शन 52 में टीसीएस, या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन सीटीपी, या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एनआरटीपी, इनको एनुअल रिटर्न की जरूरत ही नहीं थी। shall furnish an annual return may include a self certification, a reconciliation statement। अब आपको self certification reconciliation statement ही देना है, उनको तो जरूरत ही नहीं है एनुअल रिटर्न की। वो कह रहा है ए रजिस्टर्ड पर्सन को तो एनुअल रिटर्न देनी है, लेकिन अदर देन इनको छोड़ना है। किसको, आईएसटी को, टीडीएस, टीसीएस, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी, इनको छोड़ दिए। सेल्फ फर्निश्ड एनुअल रिटर्न विच मे बी इंक्लूड सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, reconciliation value of supply declared in the return furnished by the financial year with the audited annual financial statement for every financial year electronically within such time and in such form, in such manner as may be prescribed. However, the commissioner on the recommendation of the counseling by the notification exempt any class of registered person from filing annual return under this section। लेकिन ये किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, nothing contained section 44 shall apply to department of the central government, state government, local authority whose books of accounts are subject to audit by the comptroller of audit general, यानी CAG से ऑडिट हो रही है, CAG से जिसकी ऑडिट हो रही है, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल से ऑडिट हो रही है इंडिया। तो ऑडिटर अपॉइंटमेंट फॉर ऑडिटिंग फॉर द अकाउंट्स ऑफ लोकल अथॉरिटीज अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तो उनको आपको छोड़ दीजिएगा। तो ये डियर आपके स्टेचुरी अपडेट आपके यहाँ पर सी इंस्टीट्यूट ने आपके दिए गए हैं। तो बेसिकली मैंने सारे आपके स्टेचुरी अपडेट जो जीएसटी के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर गिवन है, वो मैंने सारे अपडेट आपके कंसीडर कर लिए हैं। और ये सारे स्टेचुरी अपडेट आपके एग्जामिनेशन नवंबर 2022 एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। इसकी आपके जो पीडीएफ कॉपी है आपको वीएसआई के चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगी, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ले सकते हो। तो ये आपके एग्जाम नवंबर 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो छोटे छोटे अमेंडमेंट्स आते हैं वो इनकम टैक्स और जीएसटी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और एग्जामिनर का पूरा फोकस इन्हीं पे होता है कि चेंजेस को स्टूडेंट ने देखा है नहीं देखा, तो आपको ये सारे चेंजेस को आपको देख के फिर जाना है। तो मैंने सारे चेंजेस करा दिए हैं, और आपको इसके क्या है कि पूरे के पूरे पीडीएफ आपको बनाकर टेलीग्राम ग्रुप पे आपको दे दी गई है। तो आई थिंक आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ाई कर लोगे और मन लगा के आप पढ़ाई करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।